हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आज आपको बोर्ड पे हेडिंग दिख रही होगी कि क्लास 10th की साइंस के अंदर बात करने वाले हैं। क्लास 10th की जो हम साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स, और उस फिजिक्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। और उसके बारे में मैंने आपको लेक्चर 4 तक मैं बता चुका था। आज लेक्चर 5 की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हेडिंग की, तो यहाँ पे ये जो पार्ट चल रहा है इसका, ये है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। उसके अंदर 4 पार्ट हो गए थे। जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था हमारा, 4th जो लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनकी यूनिट क्या होती है, और रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी क्या होती है, और कुछ रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। जबकि रेजिस्टिविटी, या मैं ये कहूं कि स्पेसिफिक जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसको हमने क्या कहा था, जो वो किस पे डिपेंड करता है, केवल उसके नेचर और टेम्परेचर पे। तो आज अगर मैं बात करूं कि डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आप लोगों के 10th के लेवल के हिसाब से, वो छोटा सा टॉपिक है। जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे 4 लेक्चर मैंने करवाए, ज्यादा बड़े नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट के सिर्फ लेक्चर हैं। लेकिन विश्वास माने, अगर आप एक बार उसको ईमानदारी से देखते हैं पूरी लगन के साथ, और साथ साथ रफ कॉपी पेन यूज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आपको एक बार के बाद लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक बार के बाद दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है क्या? मैं उम्मीद करता हूं आपको एक बार में बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरी खुशी के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई जरूर करें, थंब का साइन, या फिर मुझे यस, या आप जैसा भी आप लोग मुझे अप्रिशिएट करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब देखो, हम बात करें टेम्परेचर की। देखो यहाँ पे जो इस लेवल के हिसाब से 10th क्लास के लेवल से हमें केवल ये देखना है कि जो मेटल्स होते हैं, मेरे पास में ये कहूं कंडक्टर्स होते हैं। जो मेटल्स के अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टर की। भाई मटेरियल जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, मेटल्स मोस्टली हम क्या मानते हैं, कंडक्टर मानते हैं। तो कंडक्टर का मतलब, जैसे देखो इनको जिनको नहीं पता उनके लिए लिख रहा हूं चालक। तो ये क्या होते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे अब एग्जांपल भाई, मेटल कंडक्टर क्या होता है, जैसे मान लो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब के लिए अगर इसको गर्म किया जाए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ऐसे में लिखो, देखो इसको और थोड़ा अगर बढ़िया लाइन में लिखे तो मैं यूं लिख सकता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज्ड। कारण क्या होता है, देखो कारण में से जानना अभी आपके इस लेवल पे इतना जरूरी नहीं है, बाकी अगर देखा जाए तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं ना, हायर क्लासेस में कंप्लीट आएगा। कारण ये होता है कि अगर किसी कंडक्टर का, मान लो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसका आपने टेम्परेचर बढ़ाइए, 12th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे भी पूरा डिटेल में है, तो वहां आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अगर मैं मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो आगे जाके आप पढ़ोगे कि चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, या होल वगैरह जो कॉन्सेप्ट आती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और किसी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है, एक लार्ज नंबर में होते हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, कोलिजन, टक्कर चालू हो जाती है। तो कहीं टक्कर होती है तो वहां पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। सारी कॉन्सेप्ट, इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन भी कई टाइप की होती है, ये सब आप फर्दर डिटेल है, आप केवल इतना याद रखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। उसके नीचे चाहो तो लिख सकते हो ऐसा करके कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल
फर्दर जो अलग टाइप के मेटेरियल होते हैं जैसे मान लो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये स्पेशल टाइप के मेटेरियल है, इनके लिए अगर क्या करूं मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। कहने का मतलब वही बात, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ। अब ये कौन सी टाइप की सिलिकॉन और जर्मेनियम जो स्पेशल टाइप के मेटेरियल लिखा है इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये भी आपके फर्दर क्लासेस का टॉपिक है। सेमीकंडक्टर मतलब इतना मान के चलो आपको कि इसके अंदर आधी प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है, आधी इंसुलेटर की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी बढ़ेगा नहीं डिक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, या पूरा लिख लेना, द रेजिस्टेंस बीइंग डिक्रीज। मतलब देखो क्या है, चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। और अर्धचालक, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, मतलब आधे कुचालक वाला व्यवहार करते हैं। वो तापमान की बात होती है 0 केल्विन पे क्या होता है, वो सब बात है कि जैसे ही अर्धचालकों का तापमान बढ़ाया जाएगा उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब एक स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर आर बिकम 0। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर क्या होगा, आर 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल कहलाते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ये जनरली फ्रीली हमें मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते, देखो मटेरियल मिलना पॉसिबल है, बट ये जिस टेम्परेचर पे होते हैं ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए इसको इस टेम्परेचर को, उस मटेरियल को ले जाने के लिए बहुत कॉस्टली वेज होते हैं, बहुत महंगे तरीके होते हैं कि हम ये टेम्परेचर बना सके। ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, बर्फ का भी कई गुना ठंडा करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मरकरी जो होता है ये 4.2 केल्विन पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। मतलब अगर मैं इसके लिए ऐसे ग्राफ बनाने लगूं, ये टेम्परेचर की बात करूं, अगर मैं ये टेम्परेचर की और ये रेजिस्टेंस की बात करूं, इधर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हिसाब से ये 4.2 के आसपास आके क्या होता है, यहाँ ये 4.2 केल्विन होता है, यहां पे आके इस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। रेजिस्टेंस, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये ऐसे है, टेम्परेचर इधर लिखा है ना, ये रेजिस्टेंस आ, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर 4.2 केल्विन के ऊपर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। ये मरकरी एक मेटेरियल आपके पास होता है जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। आ रही है समझ में? तो आप लिख सकते हो दो स्पेशल टाइप ऑफ materials whose resistance becomes 0 at a particular temperature is known as superconductors। यानी वे विशेष प्रकार के पदार्थ जिनका प्रतिरोध एक विशेष ताप पर 0 हो जाए, शून्य हो जाए, अति चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अति चालक। ये क्या है, अर्धचालक है, और ये क्या है, चालक है। कुछ चालकों का भी ऐसा ही होता है, जो इंसुलेटर होते हैं उनका भी यही बिहेवियर होता है, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करें, इसको फटाफट नोट कर लो। अब चाहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के व्यू से, बट अभी आप छोड़ दो, केवल इतना याद रखो, फॉर मरकरी एट 4.2 केल्विन आर बिकम 0। ठीक है, इसे नोट करो। हो गया होगा बच्चों आप पे, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, जो मैं डेफिनेशंस बोलते जा रहा हूं वो आप साथ साथ लिखते जाओ। मैं दोनों मीडियमों में इक्वली बोल रहा हूं, आपको सबको हेल्प हो। बाकी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हिंदी और इंग्लिश की क्लासें इंडिविजुअल और चलाई जाए। ठीक है, तो अभी आप देखो, अब अगर मैं बात करूं, मोस्टली कई बार क्या होता है, आपके कुछ 4 स्पेशल टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर कंपैरिजन करवा देता है। जैसे एक है सिल्वर, फिर है कॉपर,
फिर है गोल्ड और फिर है एल्यूमिनियम। ये 4 टाइप के मटेरियल है। मान लो मैंने यहां लिख दिया मेटल, मैं यहां लिख रहा हूं रेजिस्टेंस और यहां पे लिख रहा हूं मैं कंडक्टिविटी। भाई कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होती है, सीधी बात। रुकावट जितनी कम, बहना उतना ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी चालक का बहना, फ्लो ऑफ चार्ज, तो रुकावट जितनी कम उतना ही ज्यादा। अब दुनिया का जो बेस्ट कंडक्टर होता है, द बेस्ट कंडक्टर इन द यूनिवर्स इज सिल्वर। जो हमारा सिल्वर अर्जेंटीनम होता है, इसको हम क्या मानते हैं? बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। ठीक है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है। तो इसका मतलब सीधी बात है, ये बेस्ट कंडक्टर है। मैंने ये बात इसलिए बताई ताकि इफेक्ट के तौर पे आपको याद रहे और आपको सीधा याद हो जाएगा। आगे बात समझ में आ रही है? अब देखो आप आगे क्या कर सकते हो। द बेस्ट कंडक्टर इन द यूनिवर्स इज सिल्वर। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो मैंने इंक्रीजिंग की ही बात करूंगा, ये ऊपर से नीचे है और ये नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है। आगे बात समझे? तो डिक्रीजिंग का जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और यहां पे ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग रहेगा। बाकी अब देखो आपकी मर्जी है, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखो चाहे इंक्रीजिंग में याद रखो, सीधी बात है। अगर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीधी बात है कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सीधी बात है ना, रेजिस्टेंस इसका सबसे ज्यादा, तो कंडक्टिविटी इसकी क्या हो गई? सबसे कम हो गई। आगे बात समझ में आपको? इस हिसाब से आपने क्या देखा कि कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा सिल्वर की हो गई, उससे कम कॉपर की हो गई, उससे कम गोल्ड की हो गई, उस सबसे या इन चारों के फेवर में सबसे कम किसकी हो गई? एल्यूमिनियम की हो गई। बात समझ में आ रही है? इनको नोट करो। हो गया, नोट कर लिया होगा, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, आगे देखो। अब अगर मैं बात करूं, छोटे छोटे पॉइंट है, देखो ये आपके छोटे छोटे हैं जो कई बार ये आपके पूछ लेता है, और जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे पटवारी छोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे का हो गया, एक्स ग्रुप का हो गया, और ग्रुप डी वगैरह का हो गया, एमटीएस का हो गया, एसएससी के, उनके अंदर क्वेश्चंस कई बार पेपर में आए हैं। जैसे पटवारी के तो शायद एक के 2 पेपर में आया होगा, बीए के निम्न में से सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, मतलब द बेस्ट कंडक्टर इन द फॉलोइंग चार्ज दे, चारों दे दिया मान लो, तो सिल्वर। ठीक है, इस हिसाब से फिर पूछ लेगा कि निम्न में से तापमान बढ़ाने पर किसका रेजिस्टेंस घटेगा, और वो चार्ज दे देगा। अभी लिखा है था किसका रेजिस्टेंस डाउन जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसका बढ़ता है, तो वो सब आपको कंपैरिजन यहां करवाता है। आगे देखो, अब आपकी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। देखो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड, पूरे ऑल इंडिया में कोई भी बोर्ड का 10th का एग्जाम हो, 10th 11th 12th तीनों, सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्टेट, कोई भी स्टेट का, आरबीएसई, कोई भी बोर्ड, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन 12th तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप नीट, एसएससी वगैरह इनके एग्जाम दे तो डेफिनेटली नीट वगैरह इनके अंदर आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। भाई एक क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन फंसता ही है यहाँ से। ठीक है, जैसे 12th के अंदर जाएंगे तो यही कॉन्सेप्ट आगे जाके 2-3 जगह लगेगी, कैपेसिटर के अंदर भी लगती है, सेलो के अंदर भी लगती है। तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले 2 बातें बता देता हूँ, आप नोट डाल के लिख लेना, या तो ये इसको समझ लो पहले। एक होता है पोटेंशियल, मैंने आपको समझा दिया था। चलो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख लो अभी तो समझने के लिए। भाई मैं दोनों की कॉन्सेप्ट साथ ही लेके चल रहा हूं, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और दूसरा होता है करंट। वैसे तो मैंने इनके बारे में आपको डिटेल से बता दिया था, ये लेक्चर नंबर 1 था और ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा। लेक्चर नंबर 3 जो हमारा था शायद ओम्स का लॉ था, जो 4th लॉ था वो डिपेंडेंसी कुछ का था, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और 5th आज आपके सामने है। देखते जाए, कंटिन्यू साथ रहे।
विश्वास माने जो बताया जा रहा है उससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। रही बात न्यूमेरिकल की क्वेश्चंस की, मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ करवाऊंगा धीरे धीरे, आप विश्वास रखें और साथ साथ देखते जाएं। तो आप देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, मैं आपको डेफिनेशन वगैरह में नहीं हल जाऊंगा, ये सब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर बता चुका हूं, केवल सीधी सीधी बात करूंगा। इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है उसे कहते हैं वोल्टमीटर। एक बात देखो यहाँ पे फैक्ट के तौर पे लिख जाओ, इस वोल्टमीटर के अंदर अगर मैं बात करूं, इसको पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल टू रेजिस्टेंस, ये याद रखना है। तो पहली बात, वोल्टमीटर किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। किस में लगाया जा रहा है? पैरेलल में लगाया जा रहा है, इसलिए पैरेलल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। सॉरी, पैरेलल में क्या होता है? सेम इन पैरेलल। अगर दो रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस सेम है, मतलब लग रहे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, इस हिसाब से लगे हुए हैं, तो इसके जो एंड पे जो वोल्टेज आएगा, इसके एंड पे जो पोटेंशियल आएगा, दोनों सेम आएगा। इसके एंड का पोटेंशियल, इसके एंड का पोटेंशियल। ये क्या है, इस लाइन को भी समझाऊंगा, केवल आप तो इतना सा लिख लो। करंट के लिए जो मीटर यूज किया जाता है मोस्टली, इसको मेजर करने के लिए एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। अब एमीटर की प्रॉपर्टी क्या है? ये सर्किट में हमेशा सीरीज में होता है, इन सीरीज, सीरीज टू रेजिस्टेंस, यस, सर्किट के सीरीज में। और दूसरी बात, ये क्या होता है? डिफरेंट इन पैरेलल, या फिर मैं कह सकता हूं सेम इन सीरीज। जो करंट होती है वो सीरीज के अंदर सेम फ्लो होती है। तो देखो कमाल की बात, कैसे याद रखोगे? अगर एमीटर सीरीज में जुड़ रहा है तो सीरीज में ही करंट सेम फ्लो होगी। वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ रहा है तो वोल्टमीटर वोल्टेज होगा कि मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस वो सीरीज पैरेलल में ही सेम होगा। छोटी सी बात है, अभी क्या है कैसे है अभी समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, पहले नोट करो। कर लिया होगा, छोटी सी लाइन है, हो गया, ठीक है। देखो ये कोई पेपर में पूछेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा पूछेगा, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। अब देखो ये नोट शब्द, अब देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मोस्टली दो टाइप का होता है। देयर आर टू वेज आर पॉसिबल टू कनेक्ट रेजिस्टेंस। हम दो तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, दो को मिला के तीसरा बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेन दो ही होते हैं। पहला होता है सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और इसका होता है समांतर क्रम संयोजन। आप देखो, पहले मैं बात करूं सीरीज की, मैं पहले वाला डाल रहा हूं, आप इतना नोट कर लो, दो टाइप के होते हैं। क्या होता है नहीं समझ जाओगे आप, पहले नोट करो। कर दिया? अब पहले वाला देखो, पहले वाला क्या होता है समझो। मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस थे, इसका नाम R1 था, इसका नाम R2 था। मैं दो से ज्यादा भी ले सकता हूं, तीन चार भी ले सकता हूं, मैं भी दो ही ले रहा हूं, ठीक है। कितना ले लूं? तीन लो क्या? एक बार दो से ले लो, फिर आप करके देखना, तीन से नहीं आया तो बता देना मुझे। चलो तीन ले लो, आपके जनरली बुकों में दो तीन ले रखा है, तीन ले लो, चलो आपको बात, तीन चार पांच आपकी मर्जी है। देखो जनरली हम कितने भी ले सकते हो भाई, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3। अब देखो सर्किट कैसे बनता है, पहले ये ध्यान से समझो इसको। इसकी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लगा देना। ये सेल E है, इन V मान, इसका वोल्टेज V है, इसका K है, ये कुंजी K की, ठीक है, की बताए ना सिंबल सारे। ये एमीटर है, यहां से ये माइनस आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। अब देखते क्या होता है। अब करंट इधर से जा रही है, प्लस साइड से करंट जाएगी,
प्लस साइड से करंट जाएगी। अब क्या होता है देखो, मैंने अभी भी क्या बताया आपको, सीरीज के अंदर जो हमने वोल्टेज की बात की थी, मतलब पोटेंशियल की बात की थी, वो पैरेलल में सेम होता है। अगर अब मान लो ऐसे मान, मैंने यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, जैसे आपने देखा होगा पेंसिल से 1.5 वोल्ट का आ रहा है, उससे मोटा जो हम टॉर्च वोल्ट के सेल है वो लगभग 3 वोल्ट के 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट तक के सेल जा रहे हैं। इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की आ रही है, मोबाइल की बैटरी 3 वोल्ट की आ रही है, तो उस हिसाब से अलग अलग वोल्ट की बैटरी यहाँ थी। मैंने मान लिया 6 वोल्ट है और ये बराबर हो, मान लो 3 बल्ब लगाए 100 वाट के, 1 मिनट के लिए मान के चलो 100 वाट में 3 बल्ब लगा दिए, R1 R2 R3 के नाम रख दिए, तीनों सेम है, तो तीनों सेम करंट लेंगे ना। हम क्या बोलते हैं, अपने वर्ड्स में बता रहा हूं, तो इसका मतलब अब देखो यहां से ये वोल्टेज, तो ये इस ताकत का कुछ ना कुछ भाग तो ये खर्च कर लेगा। उसको किससे मेजर करेंगे, V1, क्यों, हमने मान लिया यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है V1 है। ऐसे ही अब जो ताकत बच गई उसमें से कुछ ताकत को ये खर्च कर लेगा। भाई आपको समझाने के लिए ताकत बोल रहा हूँ, ये वोल्टेज, ये क्या है, पोटेंशियल निकाल रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के एंड पे, इधर ये V3 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जो जितना, अब आप ऐसे सोचो, ये मोबाइल चार्ज है, ये टीवी है, ये फ्रिज है या हीटर है। अब एक बात बता, क्या सेम वोल्टेज आएगा, क्या सोच के देखो, क्या सेम ताकत चाहिए क्या चलाने के लिए, नहीं। अब आप खुद ही समझो, सब मोबाइल चार्जर कम लोड में चल रहा है, टीवी थोड़े ज्यादा में चल रहा है, हीटर तो बहुत ज्यादा लोड में चल रहा है, स्प्रिंग देखते हैं 1500 वाट 2000 वाट पावर के हिसाब से। तो उसी हिसाब से जो जितनी कैपेसिटी का था उसने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वोल्टेज ले लिया पोटेंशियल। अब यहां से जो करंट जा रही है, लेकिन करंट जाने के लिए तो एक ही रास्ता है ना भाई, करंट कोई हवा में तो ना चली जाएगी, फ्लो चार्ज। अब कोई चीज बह रही है तो उसके लिए रास्ता चाहिए, मैंने क्या बताया, वायर रास्ता है। तो इसका मतलब यहां से जो करंट जा रही है आई, वही यहां से जाएगी। 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया इसके अंदर I1 जा रही है, इसके अंदर I2 जा रही है, इसके अंदर I3 जा रही है, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया। लेकिन खुद सोचो, जो यहां से I1 गई वो यही तो थी, कोई ये तो नहीं कि तू चली जा मैं रुक जाऊंगी कुछ थोड़ी बहुत, ये 5 एम्पीयर की बोली 2 एम्पीयर तू चली जा 3 में बात कर दूंगी, ऐसा तो ना होगा भाई। जो यहां से निकली वो पूरी पूरी जाएगी। क्यों, हम सीधी कॉन्सेप्ट क्या मानते हैं कि प्लस से करंट निकली और माइनस पे गई, तो इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया, पूरी पावर जाएगी। तो इसका मतलब पूरे सर्किट में करंट क्या रहेगी, सेम। तो मैं क्या लिखूंगा, आपको डायरेक्ट लिखना है, बाय कंडीशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम की शर्तों के अनुसार। पहली शर्त होती है करंट विल फ्लो, करंट विल बी फ्लो current will be same in circuit। मतलब पूरे परिपथ में करंट क्या होगी, समान होगी। कैसे, मैंने लिखा I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरा, पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों पे पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये अलग अलग होगा, V1 V2 V3। देखते क्या होता है। तो मान लो अब यहाँ पे जो अलग अलग ताकत आई, लेकिन वो किसके बराबर होगी टोटल, भाई जो ताकत लगाई है, जो सेल लगाया है जितने वोल्ट का, पूरी उतनी तो बटेगी। एक मैंने इन्वर्टर की बैटरी लगाई, मान लीजिए इन्वर्टर की बैटरी अब हम क्या पूछते हैं इन्वर्टर वाले से, आपने कभी पूछा होगा पावर वाले से, तार वगैरह ले जाते भैया इससे क्या क्या चल सकता है। मतलब हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल लगाया, जो बैटरी लगाई, ये देखते हैं कि ये बैटरी कितने चीज चला सकती है, इसकी ताकत चेक करते हैं ना। तो उन तीनों की ताकत किसकी ताकत के बराबर होनी चाहिए, तभी तो चलेंगी। तो इसका मतलब V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझे, मैंने मान लिया कि इन तीनों के लिए जो बाधा है, टोटल जो बाधा है, आप देखो फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, यही तो होता है। अब ध्यान समझो, मैंने क्या माना, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो क्या है, R। सीरीज का S वर्ड काम मैं ले सकता हूं, मैंने मान लिया कि लेट RS इज टोटल, इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। मतलब मैंने माना कि RS परिपथ का कुल प्रतिरोध है। करंट तो आई जा ही रही है, बताया मैंने,
और V बैटरी की ताकत तो रहेगी रहेगी, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, सो V इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू RS, ये होगा। समझ में आ रही बात। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा, 4R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, ओम लोग क्या कहता है, V1 बराबर I1R1, ऐसे तो लिखूंगा। 4R2 सिमिलरली 4R2 ऐसे डाल देना, और सिमिलरली 4R3 थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 इक्वल्स टू I3 इंटू R3। मैंने सभी को इक्वेशन कंबाइंड में मिला के थर्ड लिख दिया। समझ में आ रही है बात भाई, कैसे हुआ, ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। टोटल को मैंने पूरे को मान लिया, जो मान लो एक कमरा हो, कमरे के अंदर पंखा लग रहा है, बल्ब लग रहा है, एसी लग रही है, कूलर लग रहा है, मतलब वो फ्रिज लग रहा है, तो उसका टोटल लोड के अनुसार तो हम लोग एक बाहर के लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं भाई, पावर प्लग वगैरह जिसको हम बोलते हैं, फ्यूज वगैरह बोलते हैं, वो उसी हिसाब से लगाते हैं टोटल कितनी रेजिस्टेंस बन रहा है। तो वही बात मैंने टोटल मान लिया RS, तो RS होगा तो V बराबर IR होगा, ये ओम्स लॉ फॉलो होगा। इस हिसाब से R1 के लिए भाई यहाँ पे I1 करंट गई, R1 में से गई, तो V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। याद इसे नोट करो, आगे बताता हूं। कर लिया होगा नोट आपने, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 13 ऐड होने वाला सेकंड है ना, क्या होता है देखो, ये टोटल था, टोटल की जगह I इंटू RS बराबर, ये क्या हो गया, I1 R1, I2 R2, I3 R3। आगे बात हमने, अब देखो हमने क्या देखा, फ्रॉम फर्स्ट I1 बराबर R2 बराबर I3, तीनों बराबर हो गए, तो I से I कैंसिल हो गए, तो क्या बच रहा है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। आगे बात ये हो गया। अब अगर और हो 4N रेजिस्टेंस, अगर मान लो इससे ज्यादा हो 4N रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, N टर्म जुड़ जाएंगी भाई, जितने होंगे उतने जुड़ जाएंगे। आगे बात समझे, तो ये प्यारे बच्चों ये सीरीज के लिए था। अब इसके बाद हमारा सेकंड आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे एक बार नोट करो। आप लोगों ने कर लिया होगा इसे नोट, नहीं करा तो भी आपको टाइम दिया जाएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा। आप अपने फ्रेंड्स को या अपने घर में कोई और मेंबर हो तो उन सबको शेयर करो, जो 10th में हो, इवन 11th 12th वाले बच्चों को भी शेयर करो। उनके डिक्टो आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, उनके भी है सिलेबस में, चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चा हो तो आप देख सकते हो, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन में जानते, मैंने आपको कहा था दोनों कॉम्बिनेशन होते ही मैं यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लेके आऊंगा, अच्छा लेक्चर लेके आऊंगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।